गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 21 अगस्त 2025 है और आज द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस में बेसिकली कल जो भी न्यूज एंड आर्टिकल यूपीएससी से रिलेवेंट आए हुए थे उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे, चाहे आसियान ट्रेड एग्रीमेंट को लेके हो, चाहे कैप्टिव माइनिंग को लेके हो, आवारा कुत्तों को लेके जो कानून पारित हुआ उसको लेके हो, एशियाई पाम सिवेट के बारे में हो, कैप्टिव माइनिंग के बारे में हो, पंबा रिवर है, या केरला के जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको लेके हो। तो वेरियस जो एमसीक्यूज हम यहाँ पे 10 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, उसको स्टैटिक टॉपिक से लिंक करेंगे। लाइक कीजिए जैसे हम आसियान देख रहे हैं और यहाँ पे आसियान का उल्लेख हो तो आसियान के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम इसका आंसर आपको बता दें ABCD और निकल जाएं। ये हमारा डिस्कशन करने का तरीका बिल्कुल नहीं है। हम जो स्टैटिक टॉपिक रहते हैं उनको भी यहाँ पे हम चर्चा करते हैं, खासतौर पर जो एमसीक्यूज में पूछे गए हैं। अभी आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा ऑलरेडी। तो शुरू करते हैं। पहला एमसीक्यू बात कर रहे हैं यहाँ पे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंडिया आसियान रिलेशन। भारत आसियान संबंध के बारे में बात कर रहा है। अब एक तो आसियान के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आखिर है क्या। तो आसियान के बारे में अगर आपको पता हो या नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। 10 देशों का ऐसा समूह है ना, जो आपस में एक बेहतर रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं जिससे कॉम्प्रिहेंसिव ग्रोथ हो, खासतौर पर ट्रेड वाइज, इकोनॉमिकल। अब ये जो आसियान का समूह है, तो अगर आप देखेंगे भारत साउथ ईस्ट एशिया, अगर आपने मैप देख रखा हो, जैसे अगर आपने ये भारत का मैप देख रखा है, ठीक है, अब भारत की ये मैप है सपोज करिए, ठीक है। इसके अलावा ये वाले जो देश हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे म्यांमार है, कंबोडिया है, थाईलैंड है, वियतनाम, लाओस है, ये सारे देश आसियान में आ जाते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर मलेशिया, ये सारे देश, अब इनके साथ भारत का क्या है, कितना व्यापार है भारत के साथ, इनका 700 बिलियन डॉलर के आसपास का व्यापार यहाँ पे है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें आसियान के बारे में तो 10 देश हैं जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो या रीजनल पीस हो, इसको लेके काम करते हैं। ये तो होगी आसियान की बात। अब इसमें एक और वर्ड आपको देखने को मिलेगी इस एमसीक्यू में, RCEP। अब RCEP का मतलब क्या है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। अब इसका पर्पज क्या आता है, एक तरह का व्यापारी समझौता है। आसियान के अलावा बहुत सारे एशियाई देश शामिल हैं, इसमें चीन भी शामिल है। इसका पर्पज ये था कि ये जो पूरा रीजन है ना, पूरा एशिया जो रीजन है, इस पूरी एशिया रीजन में ट्रेड को बहुत ही स्मूथ करना। लेकिन यहाँ पे इसका इसका जो इंटरेस्ट है वो चाइना के ऊपर ज़्यादा है। देखिए चाइना सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टर है इस रीजन में, और इसको चाइना को खुली छूट दे देना हो अगर भारत RCEP में शामिल होता तो भारत ने RCEP साइन नहीं किए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखते हैं पहला स्टेटमेंट, इंडिया इज आसियान लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर विथ बायलैटरल ट्रेड एक्सीड USD 700 बिलियंस। अब इसको लेके यहाँ पे बात हो रही है कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है 700 बिलियन डॉलर का, ठीक है। यहाँ पे ये आपको बताना है, ठीक है। और अगर हम देखें दूसरा, द इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवेज एम टू इनहेंस रीजनल कनेक्टिविटी बूस्टिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब ये जो MCQ है, स्टेटमेंट है, आपको आसान लग रहा होगा कि ठीक है भाई, भारत म्यांमार थाईलैंड के बीच में एक ट्राइलेटरल हाईवे की बात होगी जिससे ट्रेड को इंप्रूवमेंट किया जाए, साथ ही नॉर्थ ईस्ट को कनेक्टिविटी दी जाए, खासकर ट्रेड वाइज। ये यहाँ पे पर्पज जरूर हो सकता है, ये आप यहाँ पे कह सकते हैं। अगला यहाँ पे हम देखेंगे तीसरा स्टेटमेंट, इंडिया विदड्रॉ फ्रॉम RCEP इन 2019 टू अवॉइड अ सर्ज टू इन इम्पोर्ट ऑफ चाइना गुड्स विया आसियान कंट्रीज। तो यहाँ पे चाइना के थ्रू जो भारत सामान आता रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में, अगर भारत शामिल हो जाता, इसलिए भारत ने इसको अवॉइड किया, इसमें शामिल नहीं हुआ या बाहर आ गया। तो ये तीसरा स्टेटमेंट तो यहाँ पे सही है। अब तीसरा सही है अगर हम बात करें पहले स्टेटमेंट की, जहाँ पे बात करते इंडिया आसियान लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है विद द बायलैटरल। अब देखिए बायलैटरल ट्रेड तो है, लेकिन अगर हम लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर की बात करें तो वो अमेरिका है, ठीक है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। अब अगर हम देखें यहाँ पर तो पहला स्टेटमेंट एलिमिनेट हो जाता है, तो आंसर क्या आ जाता है, B 2 and 3 ओनली, ठीक है। आगे हम देखते हैं अगला MCQ किसके बारे में है, यहाँ पे आपको देखना है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडिया टूरिज्म सेक्टर, ठीक है। इंडिया का जो टूरिज्म सेक्टर उसको लेके यहाँ पे आपको स्टेटमेंट बताना है, सही है गलत है जो भी है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे टूरिज्म कंट्रीब्यूट अप्रोक्सीमेटली 5% टू इंडिया GDP, सपोर्ट 7 करोड़ जॉब फाइनेंशियल ईयर 2023। 2023 में जो पर्यटन उसको कितना सपोर्ट किया, GDP में 7 करोड़ जॉब फाइनेंशियल 2023 में। अब GDP क्या होती है, एक क्षेत्र के अंतर्गत, एक देश एक सीमा के अंतर्गत जो भी व्यवसाय उत्पादन से जैसे भी करके अगर हम देखें जो प्रोडक्शन होता है उसकी जो वैल्यू GDP जनरली काउंट की जाती है, उसमें बहुत सारे टर्म्स इंक्लूड एक्सक्लूड किए जाते हैं, वो यहाँ पे अभी समझने की बात नहीं है। ओवरऑल ऐसा माना जाता है GDP ग्रोथ हो रही है, इसका मतलब कि देश तरक्की कर रहा है। दूसरा स्टेटमेंट है, इंडिया ऑफर्स वीजा फ्री एंट्री टू सिटीजन ओवर 70 कंट्रीज फैसिलिटेट हाई फॉरेन टूरिस्ट अराइवल। भारत 70 देशों के नागरिकों को बिना वीजा की सुविधा प्रदान करता है। यह स्टेटमेंट आपको बताना है करेक्ट है या नहीं। तीसरा,
तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे है, प्रोग्राम लाइक स्वदेश दर्शन एंड प्रसाद एम टू डेवलप थीम वाइज टूरिस्ट सर्किट एंड सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे स्वदेश दर्शन जैसे जो थीम्स हैं वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, पर्यटन आधारित सर्किट सुरक्षा बुनियादी ढांचे को आपको उपलब्ध करा रही हैं। अब यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, कौन सा नहीं है, अगर आपको यहाँ पे बताना है। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, 5% के आसपास भारत प्रोवाइड करता ही है। दूसरा ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट है, लगभग 70 देशों के आसपास भारत क्या करता है, वीज़ा फ्री यहाँ पे एंट्री अनुमति देता है। ठीक है। तीसरा, स्वदेश दर्शन जो प्रदत्त प्रसाद जैसी स्कीम्स है वो भी सपोर्ट कर रही है इसको, तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। स्वदेश दर्शन जो पर्यटन मंत्रालय टूरिज्म मिनिस्ट्री की एक योजना है, भारत के जो भी धार्मिक सांस्कृतिक या प्राकृतिक स्थल हैं उनको जोड़ने के लिए यहाँ पे वो लगातार काम कर रही है, ये यहाँ पे लक्ष्य है। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे डी हो जाएगा इसका सही। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम देखें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स परटेनिंग टू स्ट्रे डॉग मैनेजमेंट इन इंडिया। तो डॉग को लेकर यहाँ पे जो कानून पारित हुआ इसका यहाँ पे आपको बात बतानी है। यहाँ पे स्टेटमेंट से आप देखिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगा, आपको मैं 4 सेकंड का समय देता हूँ, 4-5 सेकंड का। अब देखिए, इंडिया हैज एस्टिमेट 4 to 8 करोड़ स्ट्रे डॉग कंट्रीब्यूटिंग ओवर 2 मिलियन डॉग्स बाइट्स केसेस एनुअली। भारत में अनुमानित 6 से 8 करोड़ आवारा कुत्ते हैं और 20 लाख से अधिक काटने के मामले सामने आते हैं। यह बात यहाँ पे सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा, रेबीज फ्रॉम डॉग बाइट्स कंस्टिट्यूट ओवर 1/3 ऑफ ग्लोबल रेबीज फैटिलिटी। तो यह भी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है कि जो कुत्ते काटने से रेबीज लगभग वैश्विक जो मौत है उसमें 1/3 है। The Supreme Court of India recently issued suo motu directive to remove stray dogs in the National Capital Region and after multiple fatal attack। तो दिल्ली में तो बहुत बड़ी समस्या है, हम देखते हैं कि जो आवारा कुत्ते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में रहते हैं, उनकी दया पर लोग जिंदा हैं बस। तो इस तरह की जो समस्या देखने को मिलती है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने सो मोटो नोटिस यहाँ पे लिया। तो यहाँ पे ये भी बात यहाँ पे सही, तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो रहे हैं और इसका 1, 2, 3 सही हो गया। इसका काफ़ी विरोध भी हो रहा था, कुछ जो NGO विरोध कर रहे थे। अब रेबीज अगर आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि वायरल रोग है जो संक्रमित जानवर होता है उसके काटने से होता भी। एक फुटबॉलर को कबड्डी प्लेयर को काट दिया था, वो भी कुत्ते की तरह रिएक्ट करने लगा था, है ना, उसके बाद में मौत ही हो गई। ये सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आसियान पाम सिवेट के बारे में। एशियाई पाम सिवेट इज नोन फॉर इट्स एबिलिटी डाइजेस्ट कॉफ़ी बीन्स एंड कंट्रीब्यूट टू कॉफ़ी प्रोडक्शन इन सम कंट्रीज। तो कॉफ़ी बीन्स को पचा सकता है, कुछ देशों में काफ़ी उत्पादन में योगदान देता है। दूसरा, इट इज़ कैटेगराइज एज अ वल्नरेबल। तो क्या ये वल्नरेबल है? ठीक है, ये आपको यहाँ पे बताना है। अब देखिए, दोनों स्टेटमेंट में दूसरा इनकरेक्ट है, ये लीस्ट कंसर्न है, लीस्ट कंसर्न है। तो वल्नरेबल तो होगा नहीं, तो दूसरा एलिमिनेट कर दो आप। अब बचा ये और ये, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। यहाँ पे ये जो ऐसा हेल्प तो जरूर ये करता है। ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द माइनर एंड मिनरल डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2025। तो ये जो बिल आया है इसको लेके यहाँ पे आपको बताना है क्या है, इसका क्या पर्पज़ है। यहाँ पे एक टर्म यूज हुई है कैप्टिव माइनिंग। कैप्टिव माइनिंग मैं आपको बता दूं, कैप्टिव माइनिंग मतलब को ये होता है कि जो विशेष उद्योग होते हैं, कंपनी होती है, सिर्फ अपने उपयोग की जरूरत के लिए जब खनिज का उत्पादन करती है उसे कैप्टिव माइनिंग कहा जाता है। अब यहाँ पे आप बताएं, गिव मी अ सेकंड। द बिल रिमूव द लिमिट ऑन द सेल ऑफ मिनरल प्रोडक्शन फ्रॉम कैप्टिव माइंस। कैप्टिव जो खदान है उसमें जो कैप्टिव खदानों में उत्पादन खनिजों की बिक्री पर प्रतिबंध हटाया गया है। अब यहाँ भी आपको बताना है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। कैप्टिव माइनिंग मैंने बताया कि जब कोई कंपनी अपने उपयोग के लिए जरूरत के लिए खनिज उत्पादन करती है। दूसरा, इट इंट्रोड्यूस प्रोविजन फॉर इस्टेब्लिशिंग मिनरल्स एक्सचेंज एज ए रेगुलर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स इन इंडिया। तो यहाँ पे इट इंट्रोड्यूस करता है प्रोविजन फॉर इस्टेब्लिश मिनरल एक्सचेंज का, भारत में नियंत्रित इलेक्ट्रॉनिक खनिज व्यापार मंच स्थापित करने का प्रावधान भी किया गया है। यह स्टेटमेंट भी यहाँ पे करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। सी, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों के बारे में आपको बताना। द पंबा रिवर इज द 3rd लॉन्गेस्ट रिवर केरला एंड इट्स कॉल्ड दक्षिण भागीरथी ड्यू टू इट्स एसोसिएशन विद सबरीमाला टेम्पल्स। पंबा नदी केरला की तीसरी सबसे लंबी नदी है और दक्षिण भागीरथी भी मानी जाती है। ठीक है। इट कैचमेंट एरिया स्प्रेड अक्रॉस केरला एंड तमिलनाडु। इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र केरल तमिलनाडु दोनों फैला हुआ है। ठीक है, ये आपको बताना है पंबा रिवर के बारे में।
अब पंबा रिवर केरल में अगर हम बात करें तो केरल की तीसरी सबसे लंबी नदी है, थर्ड लार्जेस्ट रिवर ऑफ केरला है। ठीक है, इसे दक्षिण भागीरथी भी बोला जाता है, दक्षिण भागीरथी भी बोला जाता है। अब ये तो बात हो गई यहाँ पे, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। दूसरा, इसका कैचमेंट अक्रॉस केरला तमिलनाडु दोनों में माना जाता है, यह भी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। इसका जो केरला तमिलनाडु दोनों में इसका कैचमेंट है ये माना जाता है, शायद अभी सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 30 वर्ड सेंचुरी द फर्स्ट एंड लार्जेस्ट वर्ड सेंचुरी इन केरला। केरला का पहला सबसे बड़ी वर्ड सेंचुरी है 30। इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ पंबा, पंबा नदी के किनारे स्थित है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे भी करेक्ट है। ठीक है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग विहार लेक। विहार लेक was reconstructed by British government in 19th century meet drinking water needs of southern मुंबई। ब्रिटिश काल में 19वीं सदी मुंबई के दक्षिणी हिस्से पे जलापूर्ति के लिए बनाई गई थी। स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। दूसरा, इट इज द लार्जेस्ट लेक इन मुंबई फ्रॉम सैलेसेट ग्रुप ऑफ आइलैंड। सैलेसेट द्वीप समूह की सबसे बड़ी झील है, यह भी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट लग रही है। तो दोनों ही जो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल लार्जेस्ट हैवीएस्ट लिविंग रेप्टाइल्स अपेक्स प्रेडेटर इन ब्रैकिश वाटर। तो अगर हम बात करें इसका सबसे बड़ा भारी जीवित सरीसृप है कौन सा? सालसेट क्रोकोडाइल। दूसरा IUCN में वल्नरेबल कैटेगरी में ये रखा, इंडेंजर्ड में रखा गया, सॉरी सुभेद हो जाएगा, वल्नरेबल सुभेद हो जाएगा, इंडेंजर्ड संवेदनशील। ठीक, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है कि IUCN की इंडेंजर्ड में है, ये भी बात यहाँ पे सही है। पहला स्टेटमेंट भी इसका यहाँ पे करेक्ट है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बहुत लास्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग UNSCR। इसको स्टैब्लिश किया गया 1950 में हेल्प करने के लिए डिस्प्लेस पर्सन को आफ्टर वर्ल्ड वार 2। यह भी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। दूसरा, इसके एजेंसी हेडक्वार्टर जिनेवा में, यह भी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी बोथ। अब हम आज के MCQ को यहीं समाप्त करते हैं। इसका आंसर की आपको यहाँ पे नीचे मिल जाएगा और आप टेलीग्राम चैनल पे या इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप क्या कर सकते हैं, इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के डिस्कशन फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।